मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 61। हम पढ़ रहे थे बकिंघम पाई मेथड। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा बकिंघम पाई मेथड जो है उसमें किस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस को हम अंजाम देते हैं और हम कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन जो है आईओएसएल के लिए दृष्टि से बहुत तो अप्रोप्रिएट नहीं है, बट आपको इसके बाद जो है अगर उससे कोई बीच में क्वेश्चन पूछता है या कोई बीच में स्टेप पूछता है तो आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये जो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं। चलिए, तो टॉपिक है, तो न्यूमेरिकल हम एक सेलेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि द रजिस्टिंग फोर्स आर of a supersonic plane during flight can be considered as depends upon the length of aircraft, बैकग्राउंड लिखा है L, velocity of air, वेलोसिटी B, एयर की विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है कि एयर विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के। ठीक, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के। कितना हो गया? अब लिखा है कि एक्सप्रेस मतलब आपको प्रदर्शित करना है एक्सप्रेस द resisting force in term of other variable, in term of other variable, right? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आर के बंसल बुक से हमने क्वेश्चन लिया है। तो हम आपको बता दें, इससे टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे, चाहे बीटेक एकेडमिक हो या फिर गेट एग्जाम में हो, कहीं पर भी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई प्लेन है ना, आपने देखा होगा प्लेन इस तरीके से। ठीक है, एट में प्लेन नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ऐसा कुछ प्लेन है। ये क्या बन गया आई डोंट नो। अब जो प्लेन मूवमेंट कर रहा है, मान लो इधर मूवमेंट कर रहा है और एयर इस तरीके से चल रही है ना, एयर के बारे में बात कर रहा है, जो प्लेन इधर मूव कर रहा है।
अगर हम देखेंगे कि हम चाहे कोई साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर वो एयर की डायरेक्शन मतलब किसी फ्लूइड डायरेक्शन के अपोजिट चलेगी तो डेफिनेटली हम जो है क्या करेंगे, हम एक अपोजिंग फोर्स को बियर करना पड़ेगा, उसको रेजिस्टेंस को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक फॉर्म ऑफ फोर्स है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो आर है रजिस्टिंग फोर्स है, वो एक्चुअली फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट की लंबाई है, लंबाई ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आप समझते हो फिर से अफेक्टेड होगा। एयर की वेलोसिटी है, एयर की जो विस्कोसिटी है, और एयर की विस्कोसिटी है, साथ में डेंसिटी है किसकी, एयर की डेंसिटी है, और इन जो डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ में एयर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और कह रहा है कि बकिंगम मालूम सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, अब टोटल वेरिएबल्स के बारे में बात करें, अगर नंबर ऑफ एन जिसे बोलते थे हम, पिछले लेक्चर आपको समझाया था मैंने, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो वेरिएबल्स हैं टोटल 6 हो गए। मैंने बोला डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल 6 हो गए, राइट। अब यहाँ पर ये 4 से ज़्यादा हैं, आपको मालूम है 4 से ज़्यादा जब होते हैं तो रेले मेथड हमारा फेल हो जाता है, तो बकिंगम मेथड भी जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एल की, तो ये लेंथ है, डायमेंशन इसकी एल है। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इसकी एल टी की पावर -1 है, राइट। एल टी की पावर -1 जो इसका एक वो है। अब इसी तरीके से, ठीक, यहाँ पर इतने हो गए। ऐसे ही हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को देख सकते हैं, बी हो गया, ऐसे ही म्यू हो गया। आपको याद होगा ये डायनामिक वेलोसिटी है, तो ये kg/मीटर/सेकेंड करके इसकी यूनिट हुआ करती थी, तो m l की पावर -1 और t की पावर -1, तो a इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। इसी प्रकार से m l म्यू और रो डेंसिटी है, आपको मालूम है रो की डायमेंशन क्या होती है, kg/मीटर3, तो m l पावर -3। हम अगले लेक्चर आपको समझाएंगे इनके बारे में। और डेंसिटी, अभी हम बेसिकली कॉमन लेक्चर्स को कवर कर रहे थे 5-6, अब हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल प्योर कन्वेक्शन में आ जाएंगे और जल्दी से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो डेंसिटी हो गई, और डेंसिटी के बाद जो है हमें क्या करना है यहाँ पर, के क्या होता है, के जो होता है वो क्या होता था आपको याद होगा, ऐसे बोलते थे ऊपर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर होता है तो प्रेशर है, और जो यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज स्ट्रेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट होती है भाई होती है, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, ये प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स की यूनिट क्या है, एम एल टी की पावर -2 होता है, और ए की क्या होता है, एल स्क्वायर है। तो हम देखेंगे तो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2, तो दिस इज द यूनिट ऑफ के मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी मीडियम, बल्क मॉडुलस, ठीक है, एम एल की पावर -1 टी का -2, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ओवरऑल इसको देखो ध्यान से, इसमें कितने फंडामेंटल डायमेंशन आ रहे हैं, तो मालूम पड़ रहा है कि भाई इसमें फंडामेंटल डायमेंशन 3 है, और एम को रिपीटिंग वेरिएबल्स बोलते हैं, इसी को हम रिपीटिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कितने वेरिएबल रिपीटिंग वेरिएबल्स भी हम बोलते हैं, राइट। चलो, मतलब हमें 3 वेरिएबल इनमें से लेने हैं जो रिपीटिंग कर रहे हो। एन हमारे पास कुल है 6 वेरिएबल है हमारे पास। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो हम बोल सकते हैं कि आर इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ है, उसकी वेलोसिटी है, उसका म्यू है, उसका क्या था, डेंसिटी थी, और के था, ठीक है। हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आर है, कामा एल है, कामा वी है, कामा म्यू है, कामा रो है, कामा के है बराबर 0 है, ठीक। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, इस तरीके से कर लेंगे। तो इससे हमें मालूम है पहले से ही टोटल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 6 वेरिएबल है, और टोटल यहाँ पर कितनी डायमेंशन आ रही हैं। देखो क्या मतलब है इसका, मैं दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एम एल 2 आ रही, टी भी आ रही, 3 आ रही, और कहीं तो और कुछ डायमेंशन नहीं है। अगर कहीं थीटा आया था तो 4 हो जाता है, एम की वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक। तो हम वो कहना चाह रहे हैं। तो एम की वैल्यू कितनी है, 3 है, सही।
अब मुझे नंबर ऑफ पाई चाहिए, नंबर ऑफ पाई वेरिएबल, नंबर ऑफ पाई मतलब डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस ग्रुप। पाई इज द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप, नंबर ऑफ डायमेंशन, बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। डायमेंशनलेस नंबर नहीं, नंबर डायमेंशनलेस ग्रुप मान लो, ठीक। तो वो वैल्यू हो गया n माइनस m होती है, यानी 6 माइनस 3 होती है, तो हम देखेंगे 3 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर समझो 3 हो गया मतलब हमारे पास पाई 1 बनेगा, पाई 2 बनेगा और पाई 3 बनेगा, समझ गए। अब मुझे क्या करना है वो समझो ध्यान से। मुझे अब सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन देखो R, L, B, म्यू, रो और K। इतना समझ में आया कि अब मुझे कुछ तो वेरिएबल रिपीट करेंगे, कॉमन होंगे तीनों में, और कुछ हमें अब बचे हुए डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमें रिपीट कितने करने पड़ेंगे तो m बताता है, m 3 है। m को यहाँ 3 नहीं, ये तो पाई है 3, ऊपर जो m यहाँ पर मैं लिखा है कुल डायमेंशनलेस नंबर 3 है। और डायमेंशन जो हाउ मच डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन है वो 3 है। m का मतलब है फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी है, ये 3 है। तो 3 हमें यहाँ पर रिपीट करेंगे, तीनों का हमें यहीं से सिलेक्शन करना है, ठीक। पहले मैंने आपको रूल बताए थे 5 रूल में, सबसे पहले आपको बोला था कि भाई वो जो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो R जो है ये वाला है, R को मुझे नहीं ले सकते, तो बचे मेरे पास 5, राइट। अब मैंने पहले आपको बताया था कि हम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ में डाया और रेडियस भी आती है, इनमें से कोई एक हम पहले लेंगे। 3 हमारे पास हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया x2, x3, x4 का। तो पहले वाला जो पाई 1 इसमें पहला वेरिएबल है वो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से लेते हैं। तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में से कोई एक ले सकते हैं। वो एरिया नहीं है, वॉल्यूम नहीं, लेंथ है। लेंथ, डाया और रेडियस में कोई एक ले सकते हैं, और डाया और रेडियस है नहीं, लेंथ है, तो हम इसको ले लेंगे। तो पहला हमारा कॉमन आ गया L, राइट। दूसरा हम देखते हैं कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी, जो फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने Q डिस्चार्ज के बारे में बात की, वेलोसिटी के बारे में बात की, फ्लूइड की मोमेंटम के बारे में बात की, एक्सेलरेशन के बारे में बात की, तो यहाँ पर वेलोसिटी है फ्लूइड की, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, मैंने बोला अगर आप जो है पहले सेलेक्ट कर लेते हो तब वो दूसरे पे जाना है। अगर एक ही आता है पाई तो पहले पे ख़त्म हो जाएगा, दूसरे पे वो चीज़ समझिएगा, ठीक। तीसरा क्वालिटी हमारी क्या है कि हमें फ्लूइड प्रॉपर्टी पे जाना है, फ्लूइड प्रॉपर्टी पे। तो मैंने आपको बताया था देखो विस्कोसिटी और डेंसिटी ये दोनों फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं, और के क्या है, के भी फ्लूइड की क्या है, प्रॉपर्टी है, राइट। बट इनमें से कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हम देख सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो कॉमन प्रॉपर्टी हमारी इनमें से बहुत कॉमन कौन सी रहती है, डेंसिटी सबसे पहले। अब इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, बट मैं बहुत कॉमन प्रॉपर्टी बारे में अगर बात करें तो वो क्या है, डेंसिटी है। अगर हम आपसे बोलें कि म्यू, विस्कोसिटी, डेंसिटी और बल्क मॉडुलस सबसे कॉमन कौन, तो आप डेंसिटी बोलो तो हम डेंसिटी को ले लेते हैं, राइट। अब हमारे पास बचे हैं 3, वो तो ठीक है। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं 3 बचे हुए हैं हमारे पास। कौन से बचे हुए हैं, देखो बचे हमारे पास हैं के बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, म्यू बचा हुआ है। इनको हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो मान लो पहले में हमने आर को कर दिया, एल बी रो, दूसरे में हमने किसी और को कर दिया, मान लो म्यू को कर दिया, ठीक। अब एल बी म्यू, तीसरे में हमने क्या किया, म्यू हो गया, आर के बचा, के को कर दिया। तो हमारे पास पाई 1, पाई 2, पाई 3 आ चुके हैं, बस में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस इनका रिलेशन स्टेबलाइज करना है, R1 का, पाई 1, पाई 2, पाई 3 का, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो पूरा जो फंक्शन लिखता था कि 6 प्रॉपर्टी का, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ पाई 1, ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ पाई 1, पाई 2, पाई 3 बराबर 0। हमारे पास अब 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व करना आसान है। अब मैं पहले पाई 1 लेता हूँ, इनको ले लिया। अच्छा, इसमें क्या है, यहीं पर समझ लो कि ये जो है इनका ऐसे फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। जब फंक्शन हटाते हैं तो आपको मालूम है, हम रिले मेथड में आपको मैंने बताया था कि चलो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं, पाई 1 बोल देते हैं, पाई 1
इक्वस टू जो फंक्शन है ना एल बी रो आर, ठीक। तो हम इसको फंक्शन जो है इसको हम ऐसे हटा सकते हैं, एक कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। हम उस कांस्टेंट से कोई लेना देना रखते नहीं, तो इसलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो हम मान लेते हैं एल की पावर जो है कोई ए है या फिर A1 मान लो, बी की पावर B1 है और रो की पावर C1 है और आर है, यहाँ पाई है। पाई जो है पाई 1 हो, पाई 2, पाई 3 हो, ये डायमेंशनलेस नंबर है। मैंने आपको बोला अब इनकी डायमेंशन रखो MLT, तो इनकी जो है डायमेंशन ऐसे रख दोगे। एल की डायमेंशन आपको मालूम है A1, बी की LT की पावर -1, तो यहाँ से B1 आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारा M एल की पावर -3 और ये C1 आ जाएगा। और R के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो R है वो क्या है, एक तरीके से हमारा फोर्स है। तो फोर्स की MLT की पावर -2 होगा, समझ गए। अब देखिए हम डायमेंशन होमोजेनिटी शो करना चाह रहे हैं, तो हम A1 प्लस B1 3C1 प्लस 1, राइट, ये हो गया। अब L हो गया, अब M में आ जाओ। M में सिंपल C1 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक, ऐसे कर लिया। इसी तरीके से T में आ जाओ, T में -B1 और -2 हो गया, सही, और कहीं कुछ नहीं है। तो MLT 0 0। अब तुलना कर लो भाई, पहले मान लो कम है तो T की तुलना कर लो, T की पावर को -B1 2 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करोगे तो B1 इक्वस टू -2 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही आप क्या करो, इसमें तुलना कर लो C1 प्लस 1। अब M के पावर तुलना कर रहे हो तो C1 इक्वस टू -1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होने वाला है ना। इसी तरीके से C1 हो गया। अब यहाँ देखो रिलेशन दिया है कि A1 प्लस B1 -3C1 प्लस 1 तो बराबर 0। अब L की पावर तुलना कर रहे हो, ठीक। अब यहाँ पर हमें C1 की वैल्यू A1 मुझे पता नहीं, चलो ठीक है। B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ +3 हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब 3 और 4 2 घटा दो तो बचेगा 2 और उधर ले जाओगे तो A1 की वैल्यू हो जाएगी -2, समझ गए। अब आपको रिलेशन मालूम पड़ गया। अब आपको यहाँ से रिलेशन आपको मालूम था पहले से, पाई 1 इक्वस टू क्या है, सारी वैल्यू बस पुट करनी है। पाई 1 इक्वस टू था L B म्यू, ठीक, और R, इतना ही था, L V रो और R, इतना ही था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा जी, एक्चुअली देखा जाए तो जो कि हम हटाते हैं ना फंक्शन, तो ये आपस सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, राइट। तो इनको जब हम फंक्शन है आपस तो मल्टीप्लाई में आएंगे, क्योंकि हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं पाई 1 डिपेंड करता है L पे, पाई 1 डिपेंड करता है B पे, फिर हम मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो वो वाला यहाँ पर चीज़ लागू होती है। ये बहुत ही बस आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो A1 ऊपर L की पावर A1 था, मतलब L की पावर A1 था, मतलब वैल्यू रख दो -2। B की पावर जो था B1 था, तो पावर कर दो -2, ठीक। म्यू की बात करूँ, म्यू की पावर तो -C1 था, मतलब सॉरी हाँ C1 था पावर, तो C1 था तो C1 की वैल्यू -1, राइट, इक्वस टू R। सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा हमारा L² B² और म्यू। अरे यार म्यू नहीं था यहाँ पर, डेंसिटी थी ना, डेंसिटी पहले बारे में क्या था, डेंसिटी थी, ठीक, तो डेंसिटी आ गई। तो हमारा अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। R की वैल्यू अब आपके सामने है, जिस R के बारे में हम बात कर रहे थे वो R आपके सामने है। पाई 1 आपको मिल चुका है,
ऐसे ही आपको बार बार क्या करना है, और जो हमारे पास वैल्यू हैं उनका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, चलिए अब मैं दूसरे रिलेशन की ओर बढ़ रहा हूँ। हाँ, दूसरा जो पाई 2 था, वो पाई 2 में क्या है भाई, पाई 2 में था कि वो फंक्शन होता है, पहले था लेंथ वेलोसिटी, और उसमें दूसरी वाली हम लोगों ने क्या लिया था, पाई 2 पे क्या लिया था, पाई 2 पे लेंथ वैसे आर लिया था ना, नहीं ऊपर लिया था म्यू लिया था, म्यू। ओके, बाद में के याद रखना है। तो एल बी रो कामा म्यू, राइट। इसकी पावर मान लो b1 है, अब चलो पावर हटाओ, अभी पावर अगले स्टेप पे आएगी। तो हमने l की पावर b1 और b की पावर, पहले b1 ले चुके हैं ना, तो इसको l की पावर a2 कर दो, कुछ भी कर दो, b की पावर b2 कर दो, और रो की पावर c2 कर दो, और म्यू ऐसे रखो, और ये हो गया हमारा पाई 2, राइट। के इसमें के लगाना चाहिए, और के ने के वैल्यू 1 मान लो आप, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक, बार के आएगा। तो यहाँ से लेंथ की बात कर रहा हूँ, एल है और ये a2 है, एल टी की पावर -1 है और ये b2 है। यहाँ पर m एल की पावर -3 के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये c2 है, और ये m एल की पावर -1 और टी की पावर -1, ठीक, kg/मीटर/सेकेंड, ठीक है, सही। अब ये क्या है, इसकी डायमेंशन रखोगे तो ये हो जाता है 0 0 और 0, राइट। अब मुझे कंपेयर कर लेना है, एल की पावर a2 हो जाएगा, यहाँ पर एल की पावर b2 हो जाएगा, यहाँ पर एल की पावर -3c2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे ही क्या है, हम m के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर c2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर c2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। चलिए, और t -b2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। और इधर अपना चल रहा है भाई पुराना हिसाब किताब, MLT 0 0 0, और कंपेयर कर लो। तो आप कंपेयर करो तो पहले लिखो जो सबसे कम जो वेरिएबल है 0, तो यहाँ से b2 = -1 आ जाएगा, ठीक। पहली बात हो गई, c2 +1 = 0, ऐसे c2 = -1 हो गया। अब देखो a2 + b2 -3c2 -1 = 0। अब मुझे a नहीं पता है, a को ऐसे रहने दो, b2 की वैल्यू -1 है, इसको ऐसे लाने दो, c2 की वैल्यू -1 है तो +3 आने दो, -1 = 0, सही। 3 यहाँ पे हैं, 2 माइनस के हैं, घटाओगे तो +1 बचेगा, और a2 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो -1 बचेगा, समझ गए। चलिए, तो यहाँ से अब जब मुझे वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास जो था वो पाई 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, और पाई 2 था एल बी रो, और हमने इसमें लिया था म्यू, जो सब मल्टीप्लाई में है, रो इंटू म्यू, ठीक। एल की पावर हमारा था a2, तो a2 की पावर -1, a2 की वैल्यू, b की पावर था b2, b2 की वैल्यू -1, और रो की पावर था c2 की वैल्यू -1, तो म्यू अपॉन रो बी एल, ठीक। म्यू रो बी डी होता है ना, किसका होता है, राउंड नंबर का होता है, किसका, ठीक। चलिए, अब हम तीसरा स्टेप पे जा रहे हैं। अब मुझे देखो दूसरी वैल्यू मिल गई, अब मुझे चाहिए पाई 3। अब पाई 3 थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसी तरीके से लिख लो, डायरेक्टली लिख रहे हैं। पाई 3 के लिए रो बी एल, और उसमें था आर, a3 b3 c3, ठीक।
अब यहाँ पर क्या है, चेंज कर दे थोड़ा, एल की पावर कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखता आ रहा हूँ इसलिए है। तो यहाँ से एल की पावर A3 और एल टी की पावर -1 और इसकी पावर B3, और यहाँ पर एल वो कितना होता है इसका, एम एल पावर -3 का है C3, और आर की हम लोगों ने यूनिट निकाली थी, आर रेजिस्टिंग फोर्स था, मतलब जिसको हम मतलब बोलते थे कि एक तरीके से, नहीं यहाँ पर आर नहीं लिया था, यहाँ पर के लिया था ना, क्या लिया था, के बल्क मॉडल था, प्रेशर था। तो प्रेशर का हम लोगों ने जो फाइनली के लिए निकाला था वो था एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ठीक, हम सॉल्व जल्दी से कर रहे हैं, देखिएगा डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। A3 एल के बारे में, एल का हम कर रहे हैं पहले, A3 प्लस, ऐसा करने से क्या होता है गलती ज़्यादा हो जाती है। ठीक, और ज़्यादा लंबा जल्दी करेंगे तो ऐसे -3 C3 और -1। ठीक, A3 B3 प्लस का और -C3 -3 और -1 = 0, समझे। अब m का पुट करो तो C3 + 1 = 0, और t का पुट करो तो t यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो -B3 और -2 = 0, तो यहाँ से B3 = -2 हो जाएगा, तुलना कर लो, C3 = -1 हो गया, और हमें A3 निकालना है, और B3 की वैल्यू -2 है, और C3 वैल्यू हमारी -1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो -1 और -2 -3 हो गया, तो यहाँ से A3 हमारा 0 हो गया। ठीक, A3 0 आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अब मुझे निकालना π3, तो रो बी एल बी रो और के, इसकी वैल्यू 0, बी की वैल्यू B3 वैल्यू -2 और C3 की वैल्यू -1, सॉल्व करोगे तो K/ρB²। ठीक, तीसरा स्टेज मिल गया। चल जल्दी से हम लिखते हैं, π1 की वैल्यू कितनी थी, π2 की वैल्यू कितनी आई, और π3 की वैल्यू कितनी आई, तो K/ अभी निकाला है, और μ/ρBL π1 की वैल्यू कितनी आई थी, R/L² रो, R/L² और रो। ठीक, RL/L² रो। हम फाइनल आंसर देने वाले हैं। तो हमने लिखा था कि π1 π2 π3 कॉमा लगा के बराबर 0। ठीक, हम इनमें से जिसमें R आता हो, जैसे कि आपको मालूम है R हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल था और वो π1 में आता है, तो हम इसमें से किसी एक को भी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, π2 π3 ये आपस में लिंक हैं। मैंने इसी को निकाला बाहर क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब उस इक्वेशन में उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल मीनिंग, दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर π1 की वैल्यू कितनी है रख दो, रो/ मतलब R/ जो हमारा एक्सप्रेशन है कि रो L² और V²
इक्वस टू फंक्शन ऑफ कभी इसको फाई भी बोलते हैं, फंक्शन बोल सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो दिस द रिप्रेजेंट बाई फंक्शन, ठीक है। अच्छा, हम इसको मगर फाई से रिप्रेजेंट और अच्छा लगेगा क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में फाई यूज किया गया है, ठीक है। तो फाई और फाई साइड मतलब पाई 2 माइनस पाई 3, तो पाई 2 की वैल्यू है म्यू अपॉन रो बी एल, म्यू अपॉन रो बी एल, और इसके बाद है के अपॉन रो बी स्क्वायर, के अपॉन रो बी स्क्वायर। डायरेक्ट रिलेशन आ गया। मुझे चाहिए वैल्यू आर की, तो बस मैं आर निकाल लूँगा और रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर के हम मल्टीप्लाई कर दूँगा। फंक्शन रहेगा म्यू अपॉन रो बी एल कामा के अपॉन रो बी स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से हमारे सामने एक रिलेशन आ जा रहा है। यह रिलेशन बहुत ही स्पेशल रिलेशन है, बहुत मेहनत के बाद आया है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्टिंग फोर्स है, अगर कोई यान उड़ रहा है हवा में तो वो रिलेशन निकल गया। मतलब ये है कि आर जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली वो आर जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जो म्यू की वैल्यू अगर बढ़ेगी विस्कोसिटी की, तो मतलब एयर की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर उसकी के बढ़ेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। डेंसिटी देखो बार 2 बार नीचे आ गया है, 1 बार ऊपर है, तो मतलब आर की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ठीक। वो सब सारे मीनिंग इसका है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर चाहे वो CRE2 का हो, चाहे मास ट्रांसफ़र का हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, अगर उसके लिए हमें रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस करनी है, तो अब देखो डायमेंशन लेस नंबर हर एक सब्जेक्ट में हम उनको पढ़ाएंगे भी, FM में मैंने आपको पढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो रही होंगी और इसमें बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट मतलब लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही प्योर कन्वेक्शन पढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। नमस्कार।